आज का हमारा टॉपिक है गीगर मुलर काउंटर। गीगर मुलर काउंटर जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये रेडिएशंस को काउंट करने वाला अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशंस कितनी एक रेडियो एक्टिव सोर्स में से ये रिलीज़ हो रही हैं, तो उनको ये काउंट करता है। तो ये एक रेडिएशन डिटेक्टर है, काउंटर है। और गीगर और मुलर दोनों साइंटिस्ट के नेम है, उनके ऊपर ये काउंटर जो है वो उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, इसी वजह से इसका नाम उन्हीं के नाम के साथ जो है वो रखा गया है। इसमें डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसके अंदर आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है इंसिडेंट रेडिएशंस के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये वो ट्यूब्स होती हैं जिनमें हम लो प्रेशर के ऊपर गैसेस को फिल करते हैं और वहाँ पर उनकी आयनाइजेशन या एक्साइटेशन जो है उसको हम स्टडी करते हैं, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन को। तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसमें कितना लो प्रेशर रखा गया है, 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 क्रॉस 10⁵ पास्कल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये 1 लाख पास्कल के करीब है। ये वैल्यू है ना 1.013 क्रॉस 10⁵ पास्कल, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके, ये पास्कल जो है, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके जो है वो शो करूं, तो ये पॉइंट है यहाँ पर 1.013 पॉइंट यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें 1.013 अगर इनको राउंड ऑफ कर दें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पास्कल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितने लाख पास्कल है, 1 लाख पास्कल। और ये जो गीगर मुलर ट्यूब है इसके अंदर जो है ये प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेरिक रखा जाता है, यानी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एटीएम। तो पॉइंट को ख़त्म करें तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि गीगर मुलर ट्यूब के अंदर जो है वो लगभग 10,000 पास्कल, 10,000 पास्कल के करीब जो है वो प्रेशर होता है। डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर प्रेशर को कम ही रखा जाता है, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर हम जो गैसेस हैं उनकी आयनाइजेशन या एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन को जो है वो स्टडी करते हैं। तो वहाँ पर जितनी भी गैसेस फिल की जाती हैं उनको लो प्रेशर पे रखा जाता है। और लो प्रेशर के कई उसकी वजूहत हैं। एक वजह जो है, जिस तरह अगर एक जो है वो आदमी वो जंप करना चाहता है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर है, मीन उसने बहुत ज़्यादा लोड उठाया हुआ है, अब वो जंप करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर जो है वो लोड उसने कम उठाया हुआ है, बिल्कुल वो खाली हाथ है, तो उसके लिए जंप करना, एक्साइटमेंट शो करना बहुत आसान है। इसी तरह एटम्स के ऊपर, गैसेस के ऊपर जब हम प्रेशर कम कर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर देते हैं, तो उनकी एक्साइटेशन या उनकी आयनाइजेशन जो है वो इजीली हो जाती है। इसीलिए हम जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी कम रखते हैं। अच्छा, अब इसकी एक एंड के ऊपर एक थिन माइका विंडो है। ये माइका एक मटेरियल का नेम है, ये एक थिन एंड माइका विंडो है। और इसके यहाँ पर ये कैथोड है, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी इसकी सराउंडिंग में सर्कुलर फॉर्म में ये कैथोड है। सेंट्रल रीजन जो है इसका ये एनोड है। एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर इस एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम, ये एनोड के ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो कैथोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, ये सारे पे पॉजिटिव चार्ज है। और कैथोड जो है इसके ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पूरी इस गीगर मुलर ट्यूब के अंदर जो है वो सेटअप होती है। इसके अंदर हम जो है वो इनर्ट गैसेस को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें नियॉन और ब्रोमीन जो है वो उसको इसमें हमने यूज़ की। अब नियॉन जो है ये इसमें जैसे ही रेडिएशंस आती हैं अल्फ़ा बीटा या गामा रेडिएशंस, तो नियॉन गैस जो है उसकी आयनाइजेशन हो जाती है। जैसे ही आयनाइजेशन होती है दो चीज़ें क्रिएट होती हैं, एक तो पॉजिटिव आयंस और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये फ़र्ज़ करें मैं इलेक्ट्रॉन को ये रेड कलर से शो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन को जैसे ही कोई रेडिएशन अल्फ़ा बीटा गामा इसमें एंटर होती है तो फ़ौरन आयोनाइजेशन होती है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। रेडिएशन की आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करने की वजह से आयंस और इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं। जब किसी न्यूट्रल एटम में से एक, उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है तो वो न्यूट्रल एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और वो कह रहा है ये जो नेगेटिव कैथोड है, ये नेगेटिव कैथोड, ये वाला ये नेगेटिव कैथोड जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है और ये एनोड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ इस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और जो हो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इस तरफ मूव करते हैं, वो इस तरफ, उनको पॉजिटिव कैथोड जो है वो रिपेल करता है और पॉजिटिव एनोड जो है वो रिपेल करता है और कैथोड अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को जब ये रेड कलर में मैंने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैदा हो चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे, ये ब्लैक कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की है और इलेक्ट्रॉन इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। क्यों? नेगेटिव कैथोड इनको रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव एनोड इनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आते हैं तो अपने रास्ते में गैस के जो और एटम्स हैं उनको भी आयोनाइज करते जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अच्छी खासी बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे मूव करते हैं किसकी तरफ? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एनोड की तरफ। ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप कैस्केड ग्रुप को कहते हैं, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप यहाँ पर एनोड पे कलेक्ट होता है, एक करंट पल्स जनरेट होती है। उस करंट पल्स को जो है वो स्केलर यूनिट एम्पलीफिकेशन के बाद जो है वो काउंट कर लेता है और रेडिएशन को काउंट कर लिया जाता है कि एक रेडिएशन जो है, जितनी करंट पल्सेस जनरेट होती हैं उतनी रेडिएशंस को काउंट कर लिया जाता है। तो एक करंट पल्स जनरेट हुई तो हमने कहा करंट, एक रेडिएशन इसमें एंटर हुई है। उसके बाद फिर जो है वो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इनका मेन मसला है। वो कह रहा है आप ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10⁻⁻⁴ सेकंड से भी कम टाइम लगता है। 10⁻⁻⁶ सेकंड से भी कम टाइम, यानी 1 माइक्रो सेकंड से भी लेस टाइम में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से इधर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव आयन है ये मैसिव हैं, इनकी स्पीड इन इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में कम होती है, इसलिए इनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है? इन पॉजिटिव आयंस को वहाँ तक कैथोड तक पहुँचने में तकरीबन 10⁻⁻⁴ सेकंड का टाइम लग जाता है। ये अच्छा खासा टाइम है। और जब तक ये वाले पॉजिटिव आयंस कैथोड पे जाकर कलेक्ट नहीं हो जाते उस वक्त तक नई आने वाली रेडिएशन, चाहे वो इस गीगर मुलर ट्यूब में एंटर हो भी जाएं, ये उनको काउंट करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए इस टाइम को हम गीगर मुलर काउंटर का डेड टाइम कहते हैं। 10⁻⁻⁴ सेकंड को हम कहते हैं इस दौरान ये, यानी सिंपल वर्ड्स में आप कहें कि मुर्दा हालत में है, ये उनको काउंट नहीं कर पाता इनकमिंग रेडिएशन को, चाहे वो इसमें आ भी जाए। अच्छा, अब इसमें जैसे ये पॉजिटिव आयंस यहाँ पर कैथोड पे जाकर कलेक्ट होते हैं तो ये मैसिव हैं।
जब ये कैथोड से टकराते हैं तो आसान वर्ड्स में मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को झाड़ देते हैं, इजेक्ट करवा देते हैं। वो क्यों? जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मैसिव चीज़ ऊपर से नीचे ज़मीन पर गिरे तो डस्ट पार्टिकल ऊपर की तरफ उठते हैं, धूल या मिट्टी ऊपर की तरफ उठती है। इसी तरह जब ये पॉजिटिव आयंस काफ़ी मैसिव और काफ़ी इनर्शिया रखते हैं, जब यहाँ पर जाकर कैथोड पे जाके टकराते हैं तो इनके टकराने से इधर से इलेक्ट्रॉन झड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं कैथोड से। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फ़र्ज़ करें ये मैं इधर उनके लिए ब्लू कलर हम यूज़ कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पैदा हुए, ये इलेक्ट्रॉन, अब इनको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर इस तरफ को मूव करते हैं एनोड की तरफ, अब इनके रास्ते में भी जो गैस के एटम आते हैं, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन उन एटम्स को आयनाइज करते हैं और इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का भी अच्छा खासा ग्रुप जो है वो बन जाता है। और ये ग्रुप जब यहाँ पर एनोड पे आकर कोलेक्ट होता है तो करंट पल्स एक और जनरेट हो जाती है, जाली पल्स, ये ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ मैं इधर, उसको भी स्केलर यूनिट काउंट कर लेता है। अब रेडिएशन तो एक आई और काउंट ये काउंटर कितनी कर रहा है, 2 कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही काउंटिंग नहीं कर रहा। तो अब इसकी ये सुपीरियस जाली को कहते हैं। स्पीरियस काउंट को, जाली काउंट को ख़त्म करने के लिए हम इस प्रिंसिपल गैस यानी नियोन जो है इसके साथ एक कॉन्चिंग गैस को ऐड करते हैं। कॉन्चिंग गैस का क्या काम है? कॉन्चिंग गैस का काम इन जाली इलेक्ट्रॉन्स को रोकना है। ये जाली इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ जो है वो मूव करने से रोकता है। कैसे रोकता है? कॉन्चिंग गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्रिंसिपल गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम होता है। तो फिर होता क्या है, जैसे ही जो है फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर शो कर लेते हैं, ये जो है ये एनोड है, सेंट्रल ये कैथोड है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड के ऊपर आपको पता है कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब रेडिएशन एक आई तो कॉन्चिंग गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्रिंसिपल गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम होता है। फॉर एग्जांपल नियॉन जो है ये प्रिंसिपल गैस है और हम इसमें जो ऐड करते हैं कॉन्चिंग गैस, वो कौन सी? वो बोरोमीन है। बोरोमीन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल नियॉन गैस के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम होता है। तो बोरोमीन के मॉलिक्यूल्स नियॉन गैस के मॉलिक्यूल से पहले आयनाइज होते हैं। जैसे ही रेडिएशन इसमें आती हैं तो रेडिएशंस के आने से, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस के आने से जो है वो यहाँ पर कॉन्चिंग गैस के आयंस जो है वो पहले जो है पहुँचते हैं कैथोड पे। आयंस बनते भी पहले हैं और वो कैथोड पे पहले पहुँच जाते हैं। ये कॉन्चिंग गैस के आयंस हैं। अब ये कॉन्चिंग गैस के आयंस जो है वो 2 काम करते हैं। कौन से 2 काम करते हैं ये ज़रा गौर से सुनेंगे। ये वाले मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, ये प्रिंसिपल गैस के आयंस हैं, ये प्रिंसिपल गैस के आयंस। ये प्रिंसिपल गैस के आयंस। अच्छा, अब इन पे भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर। जब ये प्रिंसिपल गैस के आयंस इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ को, तो इनसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉन्चिंग गैस के आयंस यहाँ पर पहले पहुँच चुके होते हैं। वो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके वो न्यूट्रल, वो इधर से यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैप्चर करके न्यूट्रल जो है वो हो जाते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं रहता। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाते हैं।
अब अगर कोई प्रिंसिपल गैस का आयन यहाँ पर कैथोड पर पहुँचना चाहता है तो रास्ते के अंदर यहाँ पर कौनसी गैस के जो न्यूट्रल मालिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं। ये वाला आयन जब इन मालिक्यूल्स के साथ टकराता है कौनसी गैस के मालिक्यूल्स के साथ, तो इस ग्रीन कलर के प्रिंसिपल गैस के आयन की जो एक्सेसिव एनर्जी है, जो ज़्यादा एनर्जी है, वो इस मालिक्यूल को तोड़ने में खर्च हो जाती है और फिर बड़ा आराम से ये यहाँ पर कैथोड पे रिसीव हो जाता है और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करता। अच्छा बिलफर्ज अगर कोई जो है वो प्रिंसिपल गैस का आयन इधर से यहाँ पर पहुँच भी जाए, फ़र्ज़ करें इस जगह पर, ये प्रोबेबिलिटी भी है, ये चांस भी है कि प्रिंसिपल गैस का कोई आयन जो है वो ऐसे इस जगह से पहुँच गया कैथोड पे और उसने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी करवा दिए, तो उससे क्या होगा, जैसे ही ये आयन यहाँ पर कैथोड पे पहुँचा, इसने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट करवाए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर मौजूद जो कौनसी गैस के आयंस हैं या तो एब्जॉर्ब करके वो न्यूट्रल हो जाएंगे या फिर कौनसी गैस के न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और अपनी एक्सेसिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेसिव एनर्जी है वो मॉलिक्यूल को तोड़ने में खर्च कर देंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे एनोड तक प्रॉपरली और एक्सपीरियंस काउंट, एक्सपीरियंस पल्स जनरेट नहीं होगी। ये बात ध्यान में रहे कि जो गीगर मुलर काउंटर है इसमें आने वाली रेडिएशन की जो मर्जी एनर्जी हो, जो करंट पल्स बनती है उसका एम्पलीट्यूड सेम ही रहता है, वो इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जीज़ के दरमियान कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती, जस्ट उनको काउंट करती है। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुनेंगे। हमने ये कहा कि कौनसी गैस के आयंस का कौनसी गैस का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है प्रिंसिपल गैस के मुकाबले में कम होता है। ये रेड कलर के कौनसी गैस के आयंस हैं, ये रेडिएशन इसमें आई, कौनसी गैस के अंदर आयोनाइजेशन पहले प्रोड्यूस हुई और वो पहले यहाँ पर पहुँच गए। अब इन्होंने दो काम किए, या तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर किए और न्यूट्रल बन गए, या फिर ये हुआ कि ये जो प्रिंसिपल गैस के आयंस इधर जा रहे हैं वो इन मॉलिक्यूल्स के साथ, कौनसी गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराकर अपनी एक्सेसिव एनर्जी को इन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में खर्च कर देंगे, ना कि यहाँ पर कैथोड तक पहुँचकर उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने में खर्च करेंगे। अगर कोई प्रिंसिपल गैस का आयन इधर पहुंच के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी कर लेता है तो यहाँ पर जो रैंडमली मौजूद कौनसी गैस के आयंस हैं वो उनको कैप्चर करके या तो न्यूट्रल हो जाएंगे या उनकी इलेक्ट्रॉन जो है वो कौनसी गैस के जो न्यूट्रल मालिक्यूल से जब टकराएगा तो अपनी एक्सेसिव एनर्जी उन मालिक्यूल को तोड़ने में खर्च कर देगा। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये एक्सेसिव एनर्जी आयंस की, प्रिंसिपल गैस के आयंस की भी, और जो इलेक्ट्रॉन इधर से सेकेंडरी इजेक्ट हो रहे हैं उनकी भी, उनको एब्जॉर्ब करके डिसोसिएट कर जाते हैं एटम्स के अंदर और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक पहुँचने नहीं देते, सुपीरियर पल्स जनरेट नहीं होती और जो है वो एक जाली काउंटिंग भी नहीं होती। लेकिन नई जो पल्स है, नई रेडिएशन आने से पहले पहले ये टूटा हुआ जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है एटम्स के अंदर जो टूटा हुआ है कौनसी गैस का, वो फ़ौरन रिकम्बाइन होकर दोबारा मॉलिक्यूलर शेप में आ जाता है और जो है वो नई करंट, नई जो रेडिएशन है उसको काउंट करने की दोबारा काबिल होता है। फिर इसके साथ साथ आगे वो लिखता है कि बाज़ दफ़ा हम सेल्फ क्वांचिंग भी यूज़ करते हैं। सेल्फ क्वांचिंग में क्या होता है, रेडिएशन आई, आयंस इलेक्ट्रॉन बने, इलेक्ट्रॉन्स पहले रिसीव हुए, आयंस इधर बाद में रिसीव हुए। अब जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर से इजेक्ट हुए वो इधर आना शुरू हुए, ये ब्लू कलर के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इन जाली इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिसीव होने से रोक देता है रिपेल करके, और इस तरह से जाली काउंट नहीं होता। इसको हम सेल्फ क्वांचिंग कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्वांचिंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्वांचिंग हम इसे कहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ये एनोड जो है वो खुद ब खुद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से वो उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिसीव होने नहीं देता। अच्छा, अब यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर भी हम इसकी डिस्कस कर सकते हैं। ये
तो ये यहाँ पे लिखा है द quenching gas must have an ionization potential lower than that of inert or principal gas. Thus ions of the quenching gas reach the cathode before the principal gas ions. When they reach near the cathode they capture electron and become neutral molecules. Following neutralization and the excess energy of the quenching molecule is dissipated in the dissociation of the molecule rather than in the release of the electron from the cathode. तो न्यूट्रलाइजेशन में वो कह रहा है कि जो एक्सेसिव एनर्जी है क्वेंचिंग मालिक्यूल्स की वो डिसिपेट हो जाती है मालिक्यूल को तोड़ने में, ना कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में. फॉर एग्जांपल ब्रोमीन गैस इज एडेड टू द नियॉन gas. The bromine molecule absorb energy from the ions or secondary electrons and dissociate into bromine atoms. तो ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को जज़ब करते हैं आयन से भी, प्रिंसिपल गैस के आयन से भी और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से भी, और ये डिसोसिएट हो जाते हैं ब्रोमीन एटम्स के अंदर. द एटम देन रेडियली रिकम्बाइन into molecules again for the next pulse. The gas quenching is called self quenching. गैस की जो quenching है इसको self quenching कहते हैं. अब इसके साथ एक हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक quenching भी कर सकते हैं. Although all the commercial Geiger tubes are self quenched, it is a common practice to use electronic quenching in addition. तो इसके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक quenching भी की जा सकती है, जिसमें क्या होता है गीगर मुलर ट्यूब जो है उस पे उसके एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को, पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के फ़ौरन बाद जो है वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया जाता है ताकि वो जाली इलेक्ट्रॉन्स को काउंट ना कर सके, रिसीव ना कर सकें. अच्छा, ये पेनिट्रेशन पावर के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है कि कैसे पेनिट्रेशन पावर मैयर करने के लिए भी. फ़र्ज़ करें ये गीगर मुलर ट्यूब है, हमने इसके सामने जो है ये 1 मिलीमीटर थिकनेस की एक शीट रख दी. अब ये कोई रेडिएशन है, ये 1 मिलीमीटर फ़र्ज़ कर लिया, हम समझने के लिए इसको देख रहे हैं. एक रेडिएशन इसमें से अगर पास कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है. मैं फिर रिपीट करता हूँ, किसी रेडिएशन की हमने चेक करना है कि किसी स्पेसिफिक मटेरियल के अंदर कितनी पेनिट्रेशन पावर है, तो हम उसकी एक थिन शीट यहाँ पर रखेंगे. अगर इधर रेडिएशन सोर्स रखेंगे इस साइड पे, ये इस साइड पे रेडिएशन सोर्स रखेंगे, अगर ये रेडिएशन इस 1 मिलीमीटर थिकनेस में से पास करके इधर रिसीव होगी तो हम कह देंगे कि इसकी पेनिट्रेशन पावर 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है. ये सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं आपको. अगर ये फिर 1 मिलीमीटर से पास कर गई तो हम क्या करेंगे, एक और शीट इसके साथ रखेंगे उसी मटेरियल की. फर्ज करें 2 मिलीमीटर हमने रखी शीट थिकनेस की. अगर ये इसमें से भी पास कर गई हम कहेंगे इस रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर 2 मिलीमीटर से भी ज़्यादा है. फिर एक और रख देंगे. उस वक्त तक यहाँ पर थिकनेस बढ़ाते जाएंगे जब तक यहाँ पर रेडिएशन काउंट ख़त्म नहीं होगा. जब जिस थिकनेस के बाद यहाँ पर रेडिएशन काउंट नहीं होंगी हम कहेंगे, फ़र्ज़ करें 2 मिलीमीटर तक तो काउंट हो रही थी, तीसरी प्लेट रखी तो ये रेडिएशन इसमें से पेनिट्रेट करके इधर काउंट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये होगा कि इन रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है और जो है 3 मिलीमीटर से कम है. तो इस तरह से हम मुख्तलिफ रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन पावर है गीगर मुलर ट्यूब के ज़रिए से उसको भी जो है वो काउंट कर सकते हैं. फिर एक इसमें मिस्टेक है, डेड टाइम जो है गीगर मुलर काउंटर का 10⁻⁻⁴ सेकंड है. 10⁻⁴ सेकंड जो है ये कम होता है 1 मिली सेकंड से. उसने मोर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये गीगर मुलर काउंटर का जो डेड टाइम है 10⁻⁻⁴ सेकंड, ये -4 सेकंड जो है ये लेस देन है 1 मिली सेकंड, जबकि यहाँ पर उसने क्या लिखा है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोर देन 1 मिली सेकंड. तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ये लेस देन 1 मिली सेकंड. जी ख़त्म हो रहा है. तो इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेड टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉल डेड टाइम विच इज़ 10⁻⁴ सेकंड. तो 10⁻⁴ सेकंड लेस देन 1 मिली सेकंड है, मोर देन 1 मिली सेकंड नहीं है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़.